हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। लास्ट टॉपिक हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा था, जिसमें हमने एक कंडीशन देख ली थी कि वस्तु के सामने प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखा जाए, प्रतिबिंब ध्रुव ओ और मुख्य फोकस एफ के मध्य बनता था। आज हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे और देखेंगे कि उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये कंडीशन आज हमको देखनी है। ये भी उत्तल दर्पण की कंडीशन है। यह उत्तल दर्पण, इसका दबा हुआ भाग पॉलिश्ड होता है और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। यह इसका मुख्य अक्ष है। ये इस दर्पण का वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ, उत्तल दर्पण। और ये मुख्य अक्ष। इससे पहले वाली कंडीशन में हमने जो वस्तु ली थी वो ध्रुव ओ और यहाँ पर अनंत था। ध्रुव ओ और अनंत के मध्य कहीं भी रखी जा सकती है। यहाँ रख दो, 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 कहीं भी रख दो। प्रतिबिंब हमें ध्रुव ओ और मुख्य फोकस के मध्य प्राप्त हुआ था, जिसकी स्थिति आभासी थी, वस्तु से छोटा था। आज जो हम कंडीशन ले रहे हैं इसकी, उस कंडीशन के तहत वस्तु जो है वो अनंत पर रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब हम देखते हैं कहां बनता है। ये वस्तु से चलने वाली आपतित प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। यहां से इन किरणों का परावर्तन होगा। ये पहली किरण जो है ये परावर्तित हो गई, ये वाली किरण यहां से परावर्तित हो गई। यदि इन किरणों को हम डॉट 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 पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से आ रही है या मुख्य फोकस पर क्रॉस हो रही है। मतलब यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। वास्तविकता में नहीं बनेगा, केवल प्रतीत होगा, क्योंकि किरणें यहाँ पर वास्तविकता में नहीं मिल रही है, आभासी मिल रही है। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास। यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने अनंत, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। बनता हुआ प्रतीत होता है। यह प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए
इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। तो ये क्या होगा, आभासी, क्योंकि रियल में किरणें नहीं मिल रही है। आभासी एवं आभासी सीधा, आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण की केवल यही कंडीशन थी, हमने ये अनंत वाली कंडीशन भी इसमें ऐड कर दी है। ऐसे तो हम अनंत से ध्रुव के मध्य रखते हैं, तो प्रतिबिंब यही कंडीशन रहेगी, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, लेकिन वो फोकस और ध्रुव के मध्य बनता है। ये प्रतिबिंब अनंत पे रख दिया हमने, एक कंडीशन और बात इसकी, अनंत पर रखते हुए बनाते तो मुख्य फोकस पर बनता है। तो ये दो कंडीशन इसकी होती है, इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे तो एक ही कंडीशन में हमारा काम चल जाता है, उसी को माना जाता है, लेकिन हम अनंत पर ले लें तो एक कंडीशन और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ मिरर, मतलब दर्पण के क्या उपयोग हैं वो हम अगली क्लास में, सॉरी इसी क्लास में ले रहे हैं। तो देखें हम दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ मिरर, मतलब मिरर का उपयोग किसमें किया जाता है। हमने जितने प्रकार के मिरर पढ़े उन सभी के उपयोग हम पढ़ेंगे। तो हमने कितने प्रकार के मिरर पढ़े, हमने पहला पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है समतल दर्पण, दूसरा पढ़ा है हमने अवतल दर्पण, और तीसरा हमने पढ़ा है उत्तल दर्पण। तो तीन दर्पण पढ़े हमने, तीनों दर्पण के हम उपयोग देखेंगे कि इन तीनों दर्पणों का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो सबसे पहला दर्पण हम ले रहे हैं समतल दर्पण, समतल, समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग, मतलब समतल दर्पण के क्या उपयोग होंगे। सबसे पहला उपयोग समतल दर्पण का, हाँ सबसे पहले हम देखें कि समतल दर्पण का उपयोग हम हमेशा ही करते हैं कि हमारे सामने जो दर्पण रखा होता है वो समतल दर्पण ही होता है। मतलब समतल दर्पण का उपयोग मुंह देखने के शीशे के रूप में किया जाता है। सुबह सुबह उठते तो हम हमारा चेहरा किसमें देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो उसके उपयोग में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो पहला है समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के शीशे के रूप में होता है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के शीशे के रूप में किया जाता है, किया जाता है। तो पहला उपयोग है हमारे पास समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के शीशे के रूप में किया जाता है। मतलब हम हमारा चेहरा जब शीशे के अंदर देखते हैं तो उसमें समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है वैज्ञानिक जो एपरेटस है, वैज्ञानिक उपकरण जिनको हम कहते हैं, उनमें किरण जो जाती है, प्रकाशीय किरण, उसका पथ मोड़ने के लिए, उनका कोण मापने के लिए भी समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। मतलब साइंटिफिक एपरेटस जितने भी होंगे उनमें किसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग। किसमें, किरणों की दिशा, किरणों का पथ मोड़ने के लिए और उनके कोण मापने में। तो दूसरा ले सकते हैं हम
वैज्ञानिक वैज्ञानिक उपकरणों वैज्ञानिक उपकरणों वैज्ञानिक उपकरणों में किरण वैज्ञानिक उपकरणों में किरण का पथ मोड़ने एवं कोणों को नापने में वैज्ञानिक उपकरणों में किरण का पथ मोड़ने एवं कोणों को नापने में किया जाता है। तो पहला उपयोग तो हो गया, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के शीशे के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग हो गया वैज्ञानिक उपकरणों में किरण का पथ मोड़ने एवं कोणों को नापने में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये तो हमारे पास समतल दर्पण के दो उपयोग थे। दूसरा है हमारे पास अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, पहले हमने समतल दर्पण लिया था, दूसरा ले रहे हैं हम अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के उपयोग में पहला उपयोग हम लेते हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग किसमें करते हैं? बड़ी फोकस दूरी के जो अवतल दर्पण होते हैं, कौन से? बड़ी फोकस दूरी के जो अवतल दर्पण होते हैं उनका उपयोग सेविंग बनाने के शीशे के रूप में किया जाता है। मतलब बड़ी फोकस दूरी का जो अवतल दर्पण है, जब हम सेविंग बनाते हैं, नाई वगैरह सेविंग में यूज लेते हैं, सेविंग बनाने के रूप में किया जाता है या सेविंग बनाने के शीशे के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ताकि चेहरे का आभासी बड़ा व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब जो हमारा चेहरा है उसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो, मतलब चेहरा बड़ा नजर आए। इसलिए हम अवतल दर्पण का भी उपयोग इसके अंदर करते हैं। तो पहला उपयोग लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? बड़ी फोकस दूरी बड़ी फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग, बड़ी फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग बनाने के शीशे के रूप में किया जाता है। दर्पण का उपयोग सेविंग बनाने के शीशे के रूप में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्यों करते हैं? ताकि चेहरे का आभासी बड़ा व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो। ताकि चेहरे का सीधा आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके।
तो ये पहला अवतल दर्पण का उपयोग था। दूसरा हम जानते हैं कि जैसे नाक कान गले का जो डॉक्टर होता है, मतलब जिसको बोलते हैं अपन ईएनटी डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? ईएनटी डॉक्टर। तो ईएनटी डॉक्टर क्या करता है? नाक कान गला, इसका परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे दांत का परीक्षण कर रहा है, तो वो जब उसको अवतल दर्पण उसमें लगाता है तो दांत का बड़ा चित्र उसको नजर आता है, तो उसका चित्र उसको बड़ा नजर आए, इसलिए वो इसका उपयोग करता है। तो ईएनटी डॉक्टर। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं अपन ईएनटी, ईयर नोज टीथ। ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर नाक कान गला। ईएनटी डॉक्टर नाक कान गले का परीक्षण, नाक कान गले का परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब ये हो गया, ईएनटी डॉक्टर जो है वो नाक कान गले का परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, या अवतल दर्पण को काम में लेते हैं, क्योंकि उनको उसका बड़ा चित्र नजर आए। अगला उपयोग हम ले सकते हैं, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट मतलब उस लाइट का प्रकाश क्या बहुत अधिक दूर तक फैलता है, और दूर तक फैलने की वजह से अगर किसी चीज को सर्च करना है, ढूंढना है, तो वो हमें स्पष्ट नजर आ जाती है। इस वजह से सर्च लाइट के अंदर अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा उपयोग इसका, सर्च मतलब ढूंढना, सर्च लाइट। तीसरा उपयोग ले रहे हैं हम सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण को काम में लिया जाता है। अवतल दर्पण को काम में लिया जाता है, ये तीन उपयोग अवतल दर्पण के हो गए। और एक उपयोग और बढ़ा सकते हैं अपन, परावर्तक जो दूरदर्शी होते हैं, परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग विभेदन क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। विभेदन क्षमता मतलब किसी वस्तु को भेदन करना हो, उसको स्पष्ट देखना हो, उसकी क्षमता के लिए, मतलब उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, स्पष्ट चीज नजर आए, उसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो परावर्तक अगला उपयोग को लिखा जा सकता है। फोर्थ उपयोग, परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण में परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग, परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग विभेदन क्षमता में वृद्धि करने में किया जाता है। विभेदन क्षमता में वृद्धि
करने में किया जाता है, किया जाता है। पहला दर्पण हमने पढ़ लिया, समतल दर्पण और समतल दर्पण के उपयोग। दूसरा अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण के हमने 4 उपयोग पढ़ लिए। अब हम तीसरा भी हमने पढ़ा था, उत्तल दर्पण। तीसरा हम ले रहे हैं किसके? उत्तल। तीसरा लेते हैं हम उत्तल दर्पण के उपयोग। तीसरा हमारे पास है उत्तल दर्पण के उपयोग। अब उत्तल दर्पण के उपयोग में हम देखते हैं, सबसे पहला उपयोग, वाहन चालक साइड ग्लास, गाड़ी का जो साइड ग्लास होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि साइड ग्लास जो होते हैं उसमें पीछे वाला एरिया जो है, बहुत बड़ा एरिया उस ग्लास के अंदर उसको, उस दर्पण में उसको नजर आ जाए। इस वजह से हम साइड ग्लास के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारे किरणों को एक जगह फोकसित करने का कार्य करता है। तो फोकसित करेगा तो बड़ा चित्र है, तो क्या करेगा, उसको छोटा दिखाएगा। इस वजह से क्या होता है, बड़े क्षेत्र को छोटा, बड़ा जो क्षेत्र है उसको ये क्या करेगा, छोटा करके सामने नजर कर देता है। तो बाहर पीछे का जो बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, वाहन के पीछे हम जब साइड ग्लास में देखते हैं तो वाहन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो छोटा में नजर आता है, ताकि हम अगर कहीं टर्न कर रहे हैं तो हमें एक्सीडेंट का खतरा ना हो। इस वजह से हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पहला उपयोग हमारे पास वाहन चालक द्वारा, पहला उपयोग ले रहे हैं हम इसका, वाहन चालक द्वारा, वाहन चालक द्वारा साइड ग्लास या वाहन चालक द्वारा प्रयुक्त साइड ग्लास, जो कर लो, वाहन चालक द्वारा प्रयुक्त साइड ग्लास में, प्रयुक्त साइड ग्लास, प्रयुक्त साइड ग्लास में, वाहन चालक द्वारा प्रयुक्त साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। क्यों करते हैं उसका रीजन भी हम इसके आगे लिख लेते हैं, ताकि, क्यों करते हैं, ताकि बड़े क्षेत्र को, ताकि बड़े क्षेत्र को, ताकि बड़े क्षेत्र को क्या कर सकते हैं अपन, एक साथ देख सकते हैं, ताकि बड़े क्षेत्र को एक साथ देख सकें, ताकि बड़े क्षेत्र को एक साथ देखा जा सके या देख सके, देखा जा सके। इस वजह से अपन वाहन चालक जो होते हैं वो साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सड़कों पर प्रयुक्त जो प्रकाशिक लैंप हैं, लैंपों द्वारा प्रकाश को फैलाने में, जो सड़कों पर साइडों में जो प्रकाशिक लैंप लगे होते हैं, उन लैंपों द्वारा प्रकाश को फैलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरा उपयोग लिख सकते हैं अपन, सड़कों पर प्रयुक्त प्रकाशिक लैंपों द्वारा, सड़कों पर प्रयुक्त प्रकाश लैंपों द्वारा, सड़कों पर प्रयुक्त प्रकाश लैंपों द्वारा, सड़कों पर प्रयुक्त प्रकाश लैंपों द्वारा प्रकाश को फैलाने में, सड़कों पर प्रयुक्त प्रकाश लैंपों द्वारा प्रकाश को फैलाने में,
प्रकाश को फैलाने में इसका उपयोग करते हैं हम फैलाने में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला और ले सकते हैं हम, उत्तल दर्पण द्वारा बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करके, मतलब उत्तल दर्पण के द्वारा जो बड़ी वस्तुएं हैं उनका छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करके सजावट हेतु उपयोग में करते हैं। तो तीसरा उपयोग लिख सकते हैं, बड़ी वस्तुओं या उत्तल दर्पण द्वारा बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब प्राप्त उत्तल दर्पण द्वारा बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करके सजावट करने के लिए, सजावट करने के उपयोग में, सजावट करने के उपयोग में करते हैं। तो ये भी उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया हमारे पास। तो हमने अभी पढ़े दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ मिरर। पहला समतल दर्पण के उपयोग, फिर अवतल दर्पण, फिर अवतल दर्पण के उपयोग, फिर उत्तल दर्पण के उपयोग। मतलब तीनों दर्पण हमने पहले पढ़े थे और अभी हमने तीनों दर्पणों के उपयोग पढ़े हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। मतलब जो गोलीय दर्पण है उससे जो परावर्तन होता है उसके लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह नियम क्या है, क्योंकि ये चिन्ह नियम जो है ये हमारे न्यूमेरिकल करने में, दर्पण का सूत्र ज्ञात करने में सब जगह काम आएंगे। तो जब तक चिन्ह परिपाटी हम नहीं समझेंगे, जब तक न तो हम दर्पण का फॉर्मूला निकाल पाएंगे, न तो हम दर्पण का फॉर्मूला फाइंड आउट कर पाएंगे, और ना ही हम न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे जब तक चिन्ह नियम नहीं जान लेंगे। इसलिए चिन्ह नियम इंपोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो जो दर्पण के उपयोग पढ़े, ये वाला टॉपिक भी इंपोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इसमें से छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बोर्ड में भी होते हैं, और जो कंपटीशन लेवल है उसके अंदर भी अगर तुम देखोगे तो कंपटीशन लेवल में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पूछ लेता है वो कि वाहन के साइड में कौन सा ग्लास उपयोग होता है, ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन तो उत्तल दर्पण डाल देगा, बाकी 3 ऑप्शन कुछ भी डाल देगा और क्वेश्चन पुटअप करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कंपटीशन लेवल में भी होते हैं। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अगला टॉपिक है हमारे पास गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, पहले तो इसको समझ ले क्या होता है।
गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण में हमने पढ़ा है अवतल और उत्तल दर्पण, तो ये जो चिन्ह परिपाटी जो चिन्ह नियम आएंगे वो गोलीय के लिए उत्तल के लिए दोनों के लिए होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण भी आता है और अवतल दर्पण भी आता है, तो चिन्ह नियम सभी के लिए लागू होंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ ले दर्पण, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन पर, गोलीय जो दर्पण है उनके द्वारा परावर्तन पर विचार करने के लिए एक चिन्ह एक निश्चित चिन्ह परिपाटी तैयार की, एक निश्चित चिन्ह नियम बनाए गए, उसी को कहते हैं हम चिन्ह परिपाटी। तो इसको लिख सकते हैं अपन गोलीय दर्पणों द्वारा, गोलीय दर्पणों द्वारा, गोलीय दर्पणों द्वारा, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन पर विचार, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन पर विचार, परावर्तन पर विचार, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन पर विचार करने के लिए, विचार करने के लिए, विचार करने के लिए क्या किया भाई, एक निश्चित चिन्ह परिपाटी तैयार की गई। विचार करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी, एक निश्चित चिन्ह परिपाटी तैयार की गई, एक निश्चित चिन्ह परिपाटी तैयार की गई, जिसे क्या कहते हैं हम, परिपाटी तैयार की गई, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पणों से जो परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण से जो परावर्तन होता है, उस परावर्तन पर विचार करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी बना दी गई कि ऐसे परावर्तन होगा तो ये परिपाटी होगी, एक निश्चित कर दिया गया है, उसी को हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। अब देखते हैं हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम, इसके नियम क्या है, उन्हीं के ऊपर हम पॉजिटिव नेगेटिव यूज करेंगे, कौन सी किरण किधर जाएगी तो क्या होगा, किधर से क्या होगा, ये सब हम उसी के अंदर देखते हैं। तो इसकी तो इतनी आवश्यकता नहीं है, केवल ये तो परिभाषा लिखाई है कि हाँ तुम्हें पता रहे कि होती क्या है। तो हम गोलीय दर्पण मतलब क्या हो गया, गोलीय दर्पणों, अब गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल दोनों आते हैं। गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय, गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम, मतलब जो गोलीय दर्पण है उनमें जो हमने चिन्ह परिपाटी लिए ही है उसके नियम क्या है, मतलब चिन्ह परिपाटी के नियम क्या है, मेन चीज ये है। और ये गोलीय दर्पण चल रहा है तो गोलीय दर्पण के लिए ही होगा, मतलब चिन्ह परिपाटी के नियम, इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको रूल्स ऑफ सिंबल्स, इसको अपन इंग्लिश में बोले तो क्या हो गया, किसके रूल्स, रूल्स ऑफ सिंबल, मतलब चिन्ह परिपाटी के नियम, रूल्स ऑफ सिंबल्स, रूल्स ऑफ सिंबल्स, मतलब सिंबल्स मतलब इनके चिन्ह नियम क्या है ये हमको देखना है। तो इसके लिए हम पहले चित्र देखते हैं और चित्र के तहत ही
देखेंगे हम क्या होगा। तो यार इसको तो हटा दो, डायरेक्ट इसी को लिखा रहने दो। रूल्स ऑफ सिंबल की कोई आवश्यकता नहीं इंग्लिश में लिखने की, तो यही हम देख लेते हैं। तो देखो रूल्स ऑफ सिंबल क्या रहेंगे इसके। सबसे पहले हम डायग्राम बनाए, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही ये चलेगा। तो कोई भी गोलीय दर्पण लेना है, अब हमें गोलीय दर्पण लेना है तो गोलीय दर्पण में कौन सा भी ले लो, उत्तल ले लो या अवतल ले लो, सबके लिए कंडीशन एक ही होगी। तो ये हमने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पर, जिसके तहत हम इसको जानेंगे। ये मैंने अवतल दर्पण का ही बना दिया है, क्योंकि इसका अवतल दर्पण का उबार वाला जो भाग होगा वो पॉलिश होगा, और अंदर वाला जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ होगा। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और दर्पण हमारे पास है। अब देखें किरणें, ये परावर्तक पृष्ठ तो आपतित किरण ये होगी, ये तो हमने ले ली ऊंचाई, ये हो गई मेरे पास ऊंचाई। अभी इसी के आधार पर सब लिख देंगे अपन, ऊंचाई ऊपर की ओर। ये आपतित किरण, इधर है आपतित किरण, ये वाली है आपतित किरण, मतलब यह दिशा बना दे हम। ये हो गई मेरे पास किधर किरण, इधर से किरण इधर से ही आपतित होगी, तो ये हो गई अपने पास आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई। अब ये हम लेते हैं इसके नीचे, ये नीचे वाली ऊंचाई है, कौन सी ऊंचाई है, नीचे, ये ऊंचाई नीचे वाली। इधर बात करें हम, ये ऊंचाई लेंस के दर्पण की, सॉरी लेंस नहीं दर्पण, दर्पण के दूसरी ओर ऊंचाई, और ये नीचे वाली गहराई जिसको अपन ऊंचाई कहते हैं, यहाँ पर भी ये ऊंचाई। अब इसके आधार पर अपन देखेंगे क्या होगा। ऊंचाई दूसरी, ये दर्पण की इधर की ओर कंडीशन है, दर्पण के उधर वाली कंडीशन है, और ये दूरी, दूरी को यदि इस ओर मापा जाता हो, ये ध्रुव ओ है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो डिपेंड कर रहा है, तुम्हारी पूरी कंडीशन इस ध्रुव ओ के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, यही मेन है, ये ध्रुव ओ, और ये दूरी इधर की ओर। अब देखते हैं हम इसी डायग्राम के ऊपर हम पूरे ही नियम जान लेंगे। सबसे पहले बात करें हम, सभी दूरियां सदैव ध्रुव से नापी जाती है, मतलब चित्र इधर बने या इधर बने, प्रतिबिंब इधर बने या इधर बने, ध्रुव से ही स्टार्टिंग करेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, ध्रुव होगा। क्या होगा, ध्रुव, मतलब सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाएगी, मतलब ध्रुव निर्देश बिंदु 0 0 पर होगा। उसके बाद हमेशा वस्तु को बाईं ओर ही रखेंगे, हमेशा वस्तु कहां रखी जाएगी, दर्पण के बाईं ओर, मतलब इस वाले हिस्से में ही। अगर उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण इस प्रकार से बन जाएगा, ये उत्तल दर्पण, तो वस्तु तो यही रेखाएं में आएगी, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ भी क्या है, ये वाला, ये वाला परावर्तक पृष्ठ, इसमें भी परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये वाला। तो हमेशा वस्तु क्या रखी जाएगी, दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाएगी। उसके बाद आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी, यह आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, यह आपतित किरण इस डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान से देखेंगे हम, यह आपतित किरण इस डायरेक्शन में जा रही है इधर की ओर, ये डायरेक्शन है आपतित किरण की, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ ये है, तो किरण इस दिशा में जा रही है। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, तो आपतित किरण की दिशा में कौन सी जा रही है, ये वाली जा रही है। क्यों, क्योंकि इसकी और इसकी दिशा एक ही है, मतलब चित्र अगर दूसरी ओर बनता है, क्योंकि इधर की ओर आएगा, अगर यहाँ बनेगा तो इधर ध्रुव से नापेंगे तो उल्टी हो जाएगी दूरी, तो ये दूरी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव होगी, या आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये दूरी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, धनात्मक। और आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में, मतलब इधर की ओर नापी गई दूरी है, क्योंकि इधर ही अगर चित्र बनता है तो ध्रुव से दूरी नापोगे तो इधर की ओर आएगी, क्योंकि इधर से स्टार्टिंग करोगे तो नापी जाएगी, तो ये क्या हुई, विपरीत दिशा, ये तो जा रही है इधर और ये आ रही है
इधर की ओर, तो ये क्या हो गई नेगेटिव, ये हो गया अपने पास नेगेटिव, मतलब ये दूरी क्या रहेगी नेगेटिव, मतलब चित्र इधर की ओर ही बनता है तो क्या रहेगा वो नेगेटिव आ जाएगी दूरी उसकी, और उधर की ओर बनता है तो पॉजिटिव होगी। ऊंचाई, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरी क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है पॉजिटिव, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की ऊंचाई पॉजिटिव, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की ऊंचाई नेगेटिव, मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई पॉजिटिव और मुख्य अक्ष से नीचे की ऊंचाई नेगेटिव, इसमें भी वही कंडीशन है, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर आ रहा है, चाहे उत्तर अवतल दर्पण हुआ तो ये कंडीशन, उत्तर दर्पण हुआ तो ये पॉजिटिव, अगर इधर की ओर चित्र बनता है प्रतिबिंब बनता है और वो ऊपर रहता है तो पॉजिटिव, और नीचे है तो वही नेगेटिव, यही इसकी कंडीशन क्लियर है, यही हम नियम के अंदर लिखेंगे, यही डायग्राम संपूर्ण है, इसी डायग्राम के ऊपर पूरी कंडीशन चल रही है हमारी, यही डायग्राम है मेन इंपोर्टेंट, ये जो लिया है इसी डायग्राम के ऊपर पूरे नियम चलेंगे, जो हमने लिया है इसी डायग्राम के आधार पे पूरे नियम पढ़ लेंगे हम, और पूरे नियम इसी डायग्राम के ऊपर लिखे हुए हैं। तो पहली कंडीशन हम ले रहे हैं, फर्स्ट क्या है पहला नियम, वस्तु हमेशा, वस्तु जिसको हम बिंब भी कहते हैं, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, मतलब वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रखा जाएगा, ये इधर की ओर, जैसा बता रहा था मैं भी, पहला नियम, ये चिन्ह परिपाटी के नियम स्टार्ट हो गए। फर्स्ट नियम, वस्तु क्वेश्चन कर दो बिंब, वस्तु को सदैव, वस्तु जो होगी वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है, ये बाईं तरफ, ये बायां हाथ, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, मतलब पहला नियम हो गया वस्तु को हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा नियम हम देखते हैं, या पहले इसको भी आगे और बढ़ा सकते हैं अपन, वस्तु को हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात गोलीय दर्पण पर बिंब से प्रकाश किरणें बाईं ओर से आपतित होगी, मतलब जो गोलीय दर्पण है उत्तल हुआ या अवतल हुआ उस पर किरणें क्या होगी, जब अपन वस्तु को बाईं ओर रख रहे हैं तो किरणें क्या चलेगी, वस्तु किरणें तो वस्तु से चलती है तो वस्तु से चलेगी, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ इधर की ओर ही है। तो आगे भी बढ़ा सकते हो इसको स्पष्ट करने के लिए, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, अर्थात गोलीय दर्पण पर बिंब, अर्थात गोलीय, अर्थात गोलीय जो दर्पण है, गोलीय दर्पण पर बिंब से या वस्तु से, अर्थात गोलीय दर्पण पर वस्तु से, अर्थात गोलीय दर्पण पर वस्तु से प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पण पर वस्तु से प्रकाश किरणें कहां से आएगी, बाईं ओर से आपतित होगी, वस्तु से प्रकाश किरणें बाईं ओर आपतित होगी। तो ये हो गया, मतलब वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी तो किरणें, प्रकाश किरणें भी क्या होगी, वस्तु से बाईं ओर, प्रकाश किरणें बाईं ओर आपतित होगी, मतलब किरणें जाकर बाईं ओर ही गिरेगी इस दर्पण पर। दूसरा हम लिख सकते हैं, कोई भी नियम ले लो, दर्पण के ध्रुव को निर्देशांक 0 0 पर लेते हैं, मतलब जो दर्पण का ध्रुव है, ये ध्रुव वो सदैव निर्देशांक 0 0 पर होगा। तो दूसरा
दर्पण के ध्रुव O को निर्देशांक 0 पर लिया जाता है मतलब ये जो ध्रुव O है ये निर्देशांक 0 पर होगा। अगला और लिख सकते हैं हम इसमें, सभी दूरियों मतलब बिंब की दूरी हुई, प्रतिबिंब की दूरी हुई, फोकस दूरी हुई, सभी को कहां नापा जाता है? दर्पण के ध्रुव O से ही मापा जाता है। तो तीसरा और नियम बना सकते हैं अपन, सभी दूरियां मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो, सभी दूरियां अर्थात सभी दूरियां अर्थात बिंब की दूरी, सभी दूरियां अर्थात बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी आदि सभी दूरियां अर्थात बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी आदि को सदैव ध्रुव O से ही मापा जाता है मतलब इस सभी दूरियों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? चित्र इधर बने उधर बने, स्टार्टिंग कहां से करेंगे? ध्रुव से, और इसी के आधार पर देखा जाएगा, ध्रुव से नपेगी जब भी देखा जाएगा कि आपतित किरण की दिशा में है या आपतित किरण से विपरीत दिशा में है। तो ये आपतित किरण की दिशा इधर है और उधर की ओर चित्र बनता है, तो हम ध्रुव से उधर की ओर जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, तो यूं जा रहे हैं, तो वो इसी दिशा में हुआ तो पॉजिटिव होगा, और इधर से अगर चित्र इधर बना तो ध्रुव से नापेंगे तो इधर की ओर आएगा, उल्टा आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। अगला और हम लिख सकते हैं, आपतित किरणों की मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक आपतित किरण की दिशा में मतलब जो किरण जा रही है उसी दिशा में अगर हम ध्रुव से जा रहे हैं तो वो सब पॉजिटिव होगी। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक पॉजिटिव होती है। पांचवा इसका उल्टा कर दो, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, आपतित किरण की विपरीत दिशा में आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक नेगेटिव होती है। मतलब आपतित किरण की दिशा में अगर ये ध्रुव है, यहाँ से अगर इधर चित्र बन रहा है तो हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो ये ध्रुव से नापी उधर चित्र बना है तो उधर क्यों जाएंगे तो पॉजिटिव होगी। मतलब आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होगी, और आपतित किरण से विपरीत दिशा में, ध्रुव से इधर की ओर चित्र बन रहा है, इधर आते हैं तो आपतित किरण से विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां नेगेटिव, जैसे आपतित किरण है इधर से
दूर से नाप रहे तो नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव उधर इसी दिशा में जा रही तो पॉजिटिव। ये दोनों नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। 6, हम मुख्य अक्ष से ऊपर की जो ऊंचाई है, मुख्य अक्ष से ऊपर की जो ऊंचाई है उसको धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष से नीचे की ऊंचाई को ऋणात्मक लेते हैं। तो लिख सकते हो मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर ऊपर की ओर मापी गई दूरियां, मुख्य अक्ष के लंबवत, किसके लंबवत? मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मतलब ऊंचाई, ऊपर की ओर मापी गई दूरी, मापी गई दूरियां या दूरी, मापी गई दूरियां धनात्मक वही पॉजिटिव होती है। अगला, मुख्य अक्ष के लंबवत, अब ऊपर की जगह क्या आ गया? नीचे की ओर, वही ऊंचाई है, नीचे की ओर की ऊंचाई, मापी गई दूरियां ऋणात्मक तब नेगेटिव होती है। ये नियम हमारे पास है जो हमारे न्यूमेरिकल करने के लिए काम में आएंगे। अब हमारे पास ये तो नियम आ गए कि जो वस्तु है वह सदैव दर्पण के दाईं ओर रखी जाती है, पहला। दूसरा, सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। अगला, सभी दूरियां जो होती है वो ध्रुव से ही मापी जाएगी। फिर आपतित किरण की दिशा में, अगर आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव होगी, आपतित किरण से विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की जो दूरी है वो पॉजिटिव होगी और मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की दूरी जो है वो नेगेटिव होगी। ये सब हमने इन नियमों में पढ़ा है। अब नोट पे हम एक बिंदु लिख लें कि फिक्स है हमारे पास कि फोकस दूरी हमेशा फिक्स होगी। अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर की ओर आएगी और इधर आएगी, तो ध्रुव से इधर की ओर दूरी लगेगी तो क्या होगी? ऋणात्मक। और उत्तर दर्पण है तो उसका कर्व उधर जाएगा, किरण इधर रखी हुई है, उधर जाएगा तो वो होगा पॉजिटिव। तो ये फिक्स है, केवल हमें बिंदु की दूरी पता करनी होती है। तो नोट में मैं लिखा रहा हूं, तुम्हें न्यूमेरिकल में सुविधा रहेगी इसकी। नोट, पहला, वस्तु की दूरी, मतलब वस्तु उत्तर दर्पण के सामने रखी जाए या अवतल दर्पण के सामने रखी जाए, सदैव वस्तु इधर की ओर ही रखी जाएगी। और अभी मैं समझाता हूं, ये जैसे हमने अवतल दर्पण लिए, ये तो हमारे पास अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये हमारे पास है उत्तल दर्पण। ये कंडीशन, ये इसका कर्व C और F इधर होगा, ये इसका C और F इधर की ओर होगा। अब देखो, हम बोल रहे हैं हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाएगी, तो इधर परावर्तक पृष्ठ है तो वस्तु इधर ही रहेगी, इसका भी परावर्तक पृष्ठ इधर तो वस्तु इधर ही रहेगी। तो किरणें इधर से चलेगी, आपतित किरणें ये इधर से जा रही है, ठीक है। तो अब वस्तु यहाँ पर है मेरे पास, ये वस्तु की दूरी को लिखते हैं u से। ये वस्तु की दूरी जो है ये क्या है? u। ये वस्तु की दूरी क्या है? u। ये ध्रुव O, ये ध्रुव O। तो ध्रुव से मैंने दूरी नापी, तो वस्तु यहाँ रखी हुई है, मैं इधर से आ रहा हूँ, किधर से आ रहा हूँ मैं? इससे इधर की ओर, तो दूरी क्या होगी? नेगेटिव। ये यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है सब, ये वस्तु, ये भी वस्तु। जब मैं इधर से आऊंगा
तो ये ध्रुव से नाप रहा हूं और किरण जा रही है ऐसे, तो ये भी क्या होगी नेगेटिव। मतलब वस्तु की दूरी अवतल दर्पण है जब भी नेगेटिव है और उत्तल दर्पण है जब भी नेगेटिव है। तो हो गई अपने पास वस्तु की बात। अब बात करें अपन फोकस दूरी की। फोकस दूरी में क्या होगा, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी इधर ही है, तो स्मॉल एफ इधर ही होगा। तो इसको ध्रुव से इधर की ओर नापूंगा मैं यहाँ पर फोकस को, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि किरण तो यूं जा रही है, मैं दूरी को ऐसे नाप रहा हूँ, तो ये भी क्या होगी नेगेटिव। मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो मैं क्या इधर की ओर नापूंगा इस दूरी को ध्रुव से, यहाँ पर ऐसे नापूंगा और किरण भी आ रही है ऐसे, तो ये भी ऐसे ही हुई और ये किरण भी इधर की ओर हुई, तो ये हो गई पॉजिटिव। तो ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं कभी भी। तो नोट में ये दो चीजें अपन को लिखनी है, केवल हमें प्रतिबिंब का पता करना होगा। पहला दर्पण, मतलब ये हो गया दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब कोष्ठक में लिख सकते हैं अपन इसको वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक, कोष्ठक में कर दो नेगेटिव होती है। हमारे से न्यूमेरिकल करते समय में कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वस्तु की दूरी दे रखी है तो डायरेक्ट, जैसे मान लो वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे u बराबर -20, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है नेगेटिव ही होती है। नोट में दूसरा बिंदु, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, बिंब की दूरी को हम लिखते हैं u से, तो यहां लिख सकते हो तुम बिंब की दूरी u, पोस्टर में कर देना यहाँ u, बिंब की दूरी u, स्मॉल u। यहां जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f सदैव ऋणात्मक, क्योंकि इधर की ओर ही रहेगी ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक नेगेटिव होती है, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f सदैव धनात्मक पॉजिटिव होती है। मतलब हमारे पास अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो UVF हमारे पास रहेगा वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी, मतलब सॉरी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। तो अब इनमें दो चीजें, हमें वस्तु की दूरी दे दी जाए तो u हमेशा हमारे पास माइनस रहेगा, f हमें पता रहेगा वहां अवतल या उत्तल दर्पण लिख के देगा, तो अवतल दर्पण देता है तो उसको जो मान दिया जाएगा वो नेगेटिव लिख देंगे हम, और उत्तल दर्पण दिया जाता है तो मान को पॉजिटिव लिख देंगे। तो दोनों मान हमारे पास हो गए, v का ऑटोमेटिक मान निकल के आ जाएगा। यदि v हमें दिया जाता है तो v हमें पता करना पड़ेगा। उत्तल दर्पण है तो हम डायग्राम देखेंगे, हमने किरण रेखा मतलब सबके डायग्राम बनते हुए देखे, अवतल दर्पण से भी प्रतिबिंब का निर्माण देखा है और उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब का निर्माण देखा है, तो उनमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये आज हमारा टॉपिक था गोले दर्पण द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी नियम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा अब होगा दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मतलब दर्पण का सूत्र क्या है, वो सब जो भी फॉर्मूला आप पढ़ेंगे उसमें चिन्ह परिपाटी का यूज होगा। इस चिन्ह परिपाटी के यूज के बिना
हम वो फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उस फॉर्मूले में हमने जो डायग्राम बनाए थे, वो डायग्राम की किरणें, 4 किरणें पड़ी थी, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। प्रतिबिंब बनने के लिए हमने 4 किरणें ली थी, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी हमने पढ़ी थी, जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, आपतित किरण, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है, वह बिना विचलित, वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। 3। चौथी हमने पढ़ी थी, जो आपतित किरण ध्रुव ओ पर आपतित होती है, जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण का वो परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ये 4 किरणें पड़ी थी, इनमें कोई भी 2 किरणों का अप्लाई करके हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, जो कि हम दर्पण सूत्र के अंदर देखेंगे। आज की क्लास हम यहां तक ही लेंगे, और इसको तुम प्रत्येक स्टूडेंट्स को उसको लर्न करना है, और इसके आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट डे अपन स्टार्ट करेंगे।